गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर 2। अपना चैप्टर चल रहा था मांग की लोच। मांग की लोच में हमने मांग की लोच की जो परिभाषा थी उस परिभाषा को हमने स्पष्ट कर लिया था और उससे संबंधित जो भी सवाल थे उन सवालों की व्याख्या भी कर ली थी। 4-5 सवाल मैंने आपको कॉपी में नोट्स में दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मांग की लोच की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन अर्थात प्रतिक्रियात्मकता के अंश को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच का तात्पर्य मांग की कीमत लोच से लगाया जाता है। इससे संबंधित फॉर्मूला मैंने बता दिया था, कैसे फॉर्मूले को डिराइव करते हैं वो मैंने बता दिया था। ठीक है, इससे संबंधित सवाल थे वो मैंने करवा दिए थे। आज का जो वीडियो है इस वीडियो में है कि मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की श्रेणियां कि मांग की लोच होती तो है लेकिन इसकी श्रेणियां कितनी होती है। तो मांग की लोच जो है, मांग की लोच की मुख्य रूप से 5 श्रेणियां होती है। मांग की लोच की मुख्य रूप से 5 श्रेणियां होती है। अब ये 5 श्रेणियां होती कौन कौन सी है, देखो कि मांग की लोच की श्रेणियां। सबसे पहले पहली जो श्रेणी होती है मांग की लोच की वो होती है कि जब मांग की लोच ई पी इक्वल टू क्या हो, इन्फिनिटी हो। मांग की लोच क्या हो, इन्फिनिटी हो। ऐसी स्थिति में मांग की लोच होती है, इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार या फिर इसको बोलते हैं अनंत लोचदार। ठीक है, जब मांग की लोच ई पी इक्वल टू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अर्थात जब मांग की लोच अनंत होती है, ऐसी स्थिति को बोलते हैं मांग पूर्णतया लोचदार है अर्थात अनंत लोचदार है। दूसरी जो इसकी श्रेणी है वो होती है कि ई पी ग्रेटर देन 1, यानी जब मांग की लोच अनंत से कम हो और 1 से अधिक हो। ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है उसको बोलते हैं कि मांग की लोच क्या होती है, लोचदार। या फिर इसको बोलते हैं अधिक लोचदार। अधिक लोचदार या फिर बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। तीसरी जो इसकी श्रेणी है मांग की लोच की वो है ई पी इक्वल टू 1। तीसरी जो मांग की लोच की श्रेणी है वो है ई पी इक्वल टू 1, यानी जब मांग की लोच इकाई के बराबर हो तो इस स्थिति को बोलते हैं इकाई लोचदार। इकाई लोचदार लोचदार। चौथी जो स्थिति होती है वो होती है इकाई से कम यानी बेलोचदार, यानी इकाई से 1 से कम होगी और 0 से अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं बेलोचदार। बेलोचदार या इकाई से कम या इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार, ठीक है, या इसको बोलते हैं कम लोचदार। ये 5 श्रेणियां होती है मांग की लोच की। मुख्य रूप से 5 श्रेणियां होती है। ई पी इक्वल टू क्या होगी, अनंत होगी, जिसको पूर्णतया लोचदार की स्थिति कहते हैं या इसको अनंत लोचदार की स्थिति कहते हैं। दूसरी कंडीशन है कि जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो अर्थात अनंत से कम और इकाई से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच लोचदार, अधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं। तीसरी स्थिति है कि जब मांग की लोच क्या हो, इकाई के बराबर हो, तो इसे बोलते हैं इकाई लोचदार। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र बनता है वो आयताकार अति परिवैल्य प्रकार का बनता है। चौथी जो स्थिति है वो ई पी लेस देन 1 यानी बेलोचदार की स्थिति, इकाई से कम लोचदार या कम लोचदार। ठीक है, यानी ई पी लेस देन 1 यानी 1 से तो कम है
और 0 से अधिक है। पांचवी जो श्रेणी है वो है ईपी इक्वल्स टू 0, यानी जब मांग की लोच पूर्णतः क्या होगी, बेलोचदार होगी। ईपी इक्वल्स टू, अब इनकी एक एक करके इनका रेखा चित्र की सहायता से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है अपना ईपी इक्वल्स टू अनंत, इन्फिनिटी। ठीक, पहली अपनी जो श्रेणी है वो है ईपी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, पूर्णतया लोचदार या अनंत लोचदार की स्थिति। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पूर्णतया लोचदार की स्थिति में पूर्णतया लोचदार मांग की स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। पूर्णतया लोचदार मांग की लोच की वह श्रेणी है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत में बिना कोई परिवर्तन किए मांग मात्रा अनंत हो सकती है, यानी जितनी चाहे व्यक्ति उसको घटा सकता है, जितनी चाहे उसको बढ़ा सकता है, जब मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा या तनिक सा भी परिवर्तन होता है तो एक व्यक्ति उसकी मात्रा है वो शून्य घटा देता है या शून्य मात्रा कर देता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच होगी वो अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी। यानी बाजार में जो प्रचलित कीमत है, सपोज करो कि बाजार में जो प्रचलित कीमत OP थी तो एक उपभोक्ता OQ मात्रा में मांग करता था। ठीक है, और ये A बिंदु के ऊपर था। ठीक है, अब इसी कीमत पर चाहे तो वो मात्रा बढ़ा सकता है, यानी OQ1 कर सकता है, और चाहे वो मात्रा को घटा सकता है, यानी OQ2 कर सकता है। चाहे तो वो मात्रा को बढ़ा सकता है और चाहे वो वस्तु की मात्रा को घटा सकता है, यानी कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी पूर्णतः लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जहां पर प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांग क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अपना जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ये एक बाजार का प्रकार है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो अपना मांग वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की कीमत लोच होती है वो अनंत होती है। इस चीज का खास ध्यान रखें। आगे वाले चैप्टर में 10 से 11 चैप्टर कौन सा है, उसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसमें उसका मांग वक्र सारी स्थिति स्पष्ट होगी। ये था कि जब मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी, पूर्णतः लोचदार होगी, अनंत लोचदार होगी। पहली मांग की लोच की श्रेणी है। दूसरी जो मांग की लोच की श्रेणी है वो है लोचदार, यानी जब मांग की लोच क्या होगी, ग्रेटर देन 1, तो मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। यानी दूसरी श्रेणी है कि जब मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। लोचदार का मतलब है इकाई से अधिक होगी। तो ये स्थिति कब होती है, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है, अर्थात कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उस आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है, तो उसे मांग की लोच की लोचदार श्रेणी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो इकाई से अधिक होती है। मैं लिख के आपको एक बार बता देता हूं कि जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, यानी कीमत का आनुपातिक परिवर्तन, परिवर्तन अधिक होता है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग मात्रा का आनुपातिक परिवर्तन, यानी
किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वो अधिक होता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच होती है वो लोचदार होती है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो न तो वाई एक्स के समानांतर होता है और न ही एक्स एक्स के समानांतर होता है। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, लेकिन कम ढाल वाला होता है। ये पी, ये वाई एक्स इधर लिखेंगे, कीमत इधर लिखेंगे, मांग एक्स एक्स, ये डी मांग वक्र है, ये Q1 है। ठीक है। अब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, सपोज करो कि डेल्टा पी में आनुपातिक परिवर्तन हुआ है, प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, और वो कितना हुआ है 10% हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है वो 20% हुआ है। ठीक है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो ई पी ग्रेटर देन 1 होती है, यानी 1 से अधिक होती है। ठीक है। यानी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ 10%, और 10% परिवर्तन से मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ 20%। यानी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इसमें देखो कि जब एक व्यक्ति ओपी कीमत पर OQ1 वस्तु की मात्रा को खरीदता था, लेकिन क्या हुआ कीमत में तनिक सा थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन हुआ। यानी कीमत क्या हो गई P से घटकर P1 हो गई, और जो मांग मात्रा थी वो Q1 से OQ1 हो गई, OQ1 हो गई। यानी उपभोक्ता किस बिंदु पे आ गया, बी बिंदु पे। यानी कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, ये डेल्टा P, ये कीमत में परिवर्तन हुआ, और मांग मात्रा में इससे अधिक परिवर्तन हुआ डेल्टा Q। ठीक है। यानी डेल्टा P की तुलना में डेल्टा Q क्या है, अधिक है। डेल्टा P की तुलना में डेल्टा Q क्या है, अधिक है। और यदि वैसे देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो देखो O P A और B की तुलना में O P1 B और Q का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, अर्थात परिवर्तन ज्यादा है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। दूसरे कुलवे विधि के द्वारा इसके अंतर्गत यदि याद करते हैं तो ये जो विधि होती है इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो इस स्थिति में इस पर किया गया जो कुल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, बढ़ता है। और यदि कीमत बढ़ती है तो इस वस्तु पर किया गया कुल व्यय घटता है। यानी कुल व्यय विधि के द्वारा भी इस मांग की लोच की श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय भी घटता है, और जब कीमत घटती है तो इस वस्तु पर किया गया कुल व्यय बढ़ता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उसके कुल व्यय में विपरीत संबंध पाया जाता है। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि जब किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है तो मांग की लोच ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ देखो कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी कुल व्यय बढ़ता है, और जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय घटता है। तो ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है। ये अपने मांग की लोच की दूसरी श्रेणी थी। ठीक है। दो श्रेणियां होगी, ईपी ग्रेटर देन 1 और ईपी इन्फिनिटी। ठीक है। इन्फिनिटी में जो मांग वक्र होता है वो एक्स के समानांतर होता है, और इसमें जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, लेकिन इसका ढाल होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी अन्य मांग वक्र, यानी जैसे मांग वक्र की मांग की लोच होती है वो लेस देन 1 आएगी, उसका ढाल क्या होगा, तीव्र होगा। एक चीज और बता दूं आप इसमें ध्यान रखना कि मांग वक्र का ढाल और मांग की लोच में विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र का ढाल और मांग की लोच में विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र का ढाल जितना कम होगा मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। अर्थात मांग वक्र का ढाल अनंत होने पर मांग की लोच शून्य होगी, और मांग वक्र का ढाल शून्य होने पर मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी। यानी जितना ढाल कम होगा मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी, और जितना ढाल तीव्र होगा मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और लैब में बहुत काम आएगा इकोनॉमिक्स में, मांग वक्र का ढाल और मांग की लोच में संबंध। अगली जो अपनी श्रेणी है वो है
मांग की लोच की जो तीसरी श्रेणी है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए तीसरी जो श्रेणी है इसका डिस्कशन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 था चैप्टर नंबर 4 का। आगे वाला वीडियो आएगा वो मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं उसी से संबंधित आएगा। ठीक है, आप आज के लिए इतना ही।